हेलो साथियों, स्वागत है पुनः हमारे YouTube चैनल पर। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में हम जो पिछले कक्षा में हमने देखा था अधिगम के जो सिद्धांत है उसको हमने चालू किया है। और अधिगम के सिद्धांत में हमने पिछले क्लास में व्यवहारवादी सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है उसको कवर किए थे, है ना। आज का उसका जो नेक्स्ट है दूसरा अधिगम के सिद्धांत में व्यवहारवादी सिद्धांत का दूसरा पॉइंट है हमारा, है ना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। हमारा सीरीज आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंस हो सकता है। अगर आप सीटेट की एग्जाम देना चाह रहे हैं 2025 में, उसके लिए भी उपयोगी है। सीटेट के लिए उपयोगी है, सीजी टेट के लिए उपयोगी है, एमपी टेट के लिए भी उपयोगी है ना। आप किसी भी स्टेट के से हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और अगर आपको स्टेट का एग्जाम देना है तो उन सारी चीज़ों के लिए हमारा जो ये सेशन है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक हमारी वीडियो को शेयर करेगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। और आपने अगर पिछली कक्षाएं अगर ना देखा हो तो उसको आप जरूर विजिट करके देखिएगा। यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड आपको सारी वीडियो जो है पुरानी मिल जाएगी, जहां से आप और अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अगला जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि इनके अन्य नाम और क्या क्या हैं, है ना। अन्य नाम से भी जो प्रश्न बनता है, एक ही नाम नहीं रहता है। बाल विकास में आपको ध्यान में आएगा कि एक नाम के कई सारे नाम हैं। और इस सिद्धांत में खास करके अधिगम के सिद्धांत में ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत को ना कहकर क्वेश्चन अगर कह दे कि परंपरागत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, अगर हम इन नामों को हमें ध्यान में ना हो, अगर हमने इन नामों को ना देखा हो तो हम वहां पर फंस जाएंगे। जो क्वेश्चन हमसे बन रहा है उसको, वो बनता हुआ क्वेश्चन भी हम वहां पर छोड़ के आ जाएंगे, है ना, या गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे परंपरागत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या इसका नाम है किसका, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सारा चीजें उसका नाम है, ठीक है। आगे देखेंगे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत, यही इनका नाम, अगला नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अगला है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। ये सारा नाम जो है ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के अन्य नाम है, ठीक है। आपको अन्य नाम को भी ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और एस अनुबंधन का सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है ना। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, एस अनुबंधन का सिद्धांत, ये सारा जो नाम है ये सबका एक ही नाम है। इसके जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का ये अन्य नाम है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ये अन्य नाम है। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आईपी पावलोव ने 1904 में इसको दिया था। और जो पावलोव जी थे रूस के रहने वाले थे, है ना। और एक ऐसे ही एक पहला और मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले मनोवैज्ञानिक क्या थे, तो आईपी पावलोव थे 1904 में, ठीक है। इनका एक फेमस कथन है कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। यह कथन पावलोव जी ने ही दिया है, जो महत्वपूर्ण कथन आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं इसी में। आगे देखेंगे कि इन्होंने जो पावलोव जी है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था और किस तरीके से इन अपने प्रयोगों में, है ना, कुत्ते के ऊपर किस तरीके से प्रयोग किया था। और इसका प्रयोग आप थ्योरी में देखेंगे तो बहुत सारा है, लंबा चौड़ा। अगर आप उसको समझ में नहीं आता है तो आपको कम से कम जो मैं बताना का प्रयास करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर पावलोव के प्रयोग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो जब वो थ्योरी आप किताब से देखेंगे तो उसको आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या है कि जो प्रयोग किया था इन्होंने, है ना, तो किस पर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। आपको ध्यान रखना है, पावलोव जी ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। और किस तरीके से किया था कि एक कुत्ते को क्या किया था उन्होंने, मतलब बांध के रखा हुआ था। और जैसे उसको जब खाना देने जाते थे, है ना, खाना देने के लिए जाता था, तो क्या करते थे, खाना देने से पहले कुछ देर कुछ क्षण पहले एक घंटी का उपयोग करते थे, घंटी बजाते थे और घंटी को वो सुनता था। इसके बाद से उसके सामने भोजन आता था, ठीक। तो आगे हम इसी को समझेंगे कि शॉर्ट में बताया हूं मैं इसको, आगे देखिएगा।
इस प्रयोग का हम मोटा मोटा अर्थ समझ लेते हैं कि क्या है। तो मूल उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, मूल उद्दीपन, जैसे मूल उद्दीपन हमारा क्या है, एक कुत्ते के लिए भोजन मूल उद्दीपन, तो उसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहा जाता है। जो अगर जैसे कुत्ते के लिए क्या है कि मूल उद्दीपन उसका भोजन है, तो उसको हम स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहेंगे। और यदि मूल उद्दीपक से पहले कृत्रिम उद्दीपक दिया जाए तथा उसे लगातार दोहराया जाए, तो कुछ समय बाद मूल उद्दीपक को हटा देने के बाद भी कृत्रिम उद्दीपक के प्रति वही प्रतिक्रिया होती है जो आरंभ में मूल प्रतिक्रिया में हुई थी। कहने का मतलब वही है, ये जो प्रयोग है उसको मैं आसान से शब्दों में और आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर मूल उद्दीपन प्रतिक्रिया है ना। ये क्या है हमारा, मान के चलते हैं यहाँ पर भोजन है, जो हमारा मूल जो है क्या बोलना चाहिए कि उद्दीपक क्या है हमारा, मूल उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया होगी, मतलब जैसे कुत्ते के लिए अगर भोजन दे रहे हैं तो उस भोजन को देख करके कुत्ते के जो भी प्रतिक्रिया होगी है ना, वो प्रक्रिया क्या होगी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगा, है ना, कहा जाएगा। यदि, अब यहाँ से समझिएगा, यदि मूल उद्दीपक से पहले, अगर हमें भोजन देने से पहले जो मूल उद्दीपक है उसको देने से पहले, भोजन देने से पहले हम कृत्रिम उद्दीपक का उपयोग करें। कृत्रिम उद्दीपक का कहने का मतलब है कि कृत्रिम रूप से, जैसे पॉलाव जी ने घंटी का प्रयोग किया था, क्या किया कि भोजन देने से पहले जो है, मूल उद्दीपक देने से पहले या भोजन देने से पहले कृत्रिम उद्दीपक, मतलब यहाँ पर घंटी का उद्दीपक दिया जाए, मतलब घंटी को बजाया जाए, ठीक है, तथा उसमें लगातार दोहराया जाए। और इसी तरीके से मतलब भोजन देने से पहले हम उसे घंटी बजाना, इसके बाद घंटी बजने के बाद उसको भोजन देना, और उस क्रिया को बार बार जब दोहराया जाता है तो कुछ समय के बाद हम अगर क्या बोलते हैं, जो मूल उद्दीपक है उसको हटा देते हैं। जैसे भोजन को हमने हटा दिया, और भोजन को हटाने के बाद जो है मूल उद्दीपक को हटा देने के बाद भी कृत्रिम उद्दीपक के प्रति, और जैसे कृत्रिम प्रति मतलब जैसे कृत्रिम जो उद्दीपक है, जैसे हमारे कृत्रिम के रूप में हम घंटी का उपयोग किया था पॉलाव जी ने, तो घंटी जैसे बजेगा तो घंटी की आवाज जब सुनेगा, कुत्ता सुनेगा, तो उसका जो प्रतिक्रिया होगा वो मूल मतलब प्रतिक्रिया, मूल उद्दीपक के जो प्रतिक्रिया होगा, और सेम उसी तरीके से प्रतिक्रिया वो करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जो मूल हमारा था भोजन को अगर मैं हटा दूं और केवल घंटी बजाने की प्रतिक्रिया को करूं, तो आरंभ में जो मूल भोजन के प्रति जो उसका प्रतिक्रिया था, वही प्रतिक्रिया एक घंटी की आवाज को सुनने के बाद होगा, ठीक है। निष्कर्ष इसमें क्या निकाला था, तो इसको समझेंगे। तो इसके अनुसार जो सीखने का आधार उद्दीपनों के बीच में साहचर्य का स्थापित होना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रयोग से पूर्व, मतलब ये जो प्रयोग किया था उसके पहले उन्होंने क्या किया था, तो प्रयोग से पहले की स्थिति में उन्होंने क्या किया था, तो पहले क्या किया था, भोजन, ये मूल उद्दीपक है ना, इसको यहाँ से समझिएगा, ये वाली थ्योरी जो है यहाँ से समझिएगा। मूल उद्दीपक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मूल उद्दीपक क्या है हमारा, भोजन है, भोजन हमारा मूल उद्दीपक है। और उसका जो है स्वाभाविक क्या, भोजन को देख करके कुत्ता क्या लात टपकाना चालू कर देगा। अगर हम कुत्ते के सामने अगर हड्डी रख दें तो स्वाभाविक सा चीज है, ये स्वाभाविक है ना, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लात टपकाना कुत्ते का स्वाभाविक है। वही चीज कह रहा है कि पहली स्थिति में कि मूल उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहा जाता है। यही चीज है कि भोजन हमारा क्या है, मूल उद्दीपक है, और इस मूल उद्दीपक के प्रति लार देख करके उसका लार आना, ये हमारा क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये एक लाइन हो गया कंप्लीट, ठीक है। आगे समझेंगे, है ना, आगे देखेंगे कि प्रयोग के दौरान की स्थिति। अब प्रयोग के दौरान की स्थिति में क्या कहते हैं कि कृत्रिम उद्दीपक अनुबंधित ये सहायक के रूप में काम करता है। कृत्रिम उद्दीपक हमारा क्या है, घंटी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगला लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि मूल उद्दीपक से पहले कृत्रिम उद्दीपक, तो कृत्रिम उद्दीपक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर घंटी हो जाएगा, है ना। मूल उद्दीपक क्या हो गया हमारा, ये क्या है, मूल उद्दीपक है ना, ये मूल उद्दीपक है। ये क्या है, भोजन हमारा मूल उद्दीपक है ना। तो घंटी मतलब कृत्रिम उद्दीपक देने के बाद हम क्या करेंगे, भोजन देंगे तो लार टपकाना उसका क्या हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, है ना, ठीक। मतलब समझ में आ गया, वही लाइनिंग है कि कृत्रिम उद्दीपक दिया जाए तथा उसे लगातार दोहराया जाए, तो कुछ समय बाद अगर हम मूल उद्दीपक को हटा भी देंगे तो कृत्रिम उद्दीपक के प्रति वही प्रतिक्रिया होगा जो आरंभ में उसका
मूल जो उद्दीपक था उसके प्रति हुआ था, है ना। तो अब अंतिम में क्या देखेंगे कि अंतिम स्थिति में हम क्या देखने के लिए मिलेगा। अंतिम स्थिति क्या होगा कि केवल हम घंटी बजाएंगे और लाल का टपकाना आ जाएगा। यहाँ से हमने भोजन को हटा देंगे। अगर भोजन जो मूल उद्दीपक है भोजन, अगर उस मूल उद्दीपक को हटा देंगे फिर भी जब घंटी का आवाज सुनेगा तो लाल टपकाना चालू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध अनुबंधित प्रतिक्रिया हो जाएगा। मतलब कुत्ते को ये समझ में आ जाएगा कि जैसे घंटी बजता है और वैसे मेरे को भोजन मिलता है। तो घंटी जैसे बजेगा और ये जो है बार बार यही क्रिया करेंगे। जैसे घंटी बजेगा कुत्ता जो है लार टपकाना चालू कर देगा। ऐसी क्रिया हम बार बार करेंगे तो कुछ समय बाद कुत्ते को समझ में आ जाएगा कि अब घंटी बजने के बाद जो है मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। तो उसका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। ये भोजन जो था इसका हमने क्या कर दिया, विलोपन कर दिया है अभी, ठीक है। और कुछ समय के बाद ये जो विलोपन की स्थिति कैसे आ जाएगी, है ना। अभी हमने घंटी बजा रहा है और कुत्ता जो है लार टपकाना प्रारंभ कर दे रहा है ना। और विलोपन की स्थिति आपको ध्यान में रखना है, विलोपन इंपोर्टेंट है ना। हमने क्योंकि मूल जो दीपक था उसको हटा दिया है और उसको विलोपन कर दिया है, उसको हटा दिया है तो विलोप कर दिया है। तो विलोपन की स्थिति कैसे बन जाती है देखिएगा, जब लगातार घंटी को उपस्थित किया जाता है, लगातार घंटी को जब बजाया जाता है, लगातार घंटी को उसको उपस्थित किया जाता है ना, तो लार टपकाना बंद हो जाता है। जब हम इस स्थिति में बार बार ऐसे करते हैं तो कुत्ते को भी समझ में आ जाएगा कि अब घंटी तो बज रहा है लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रहा है। तो घंटी की आवाज को जैसे सुनेगा तो लार टपकाना क्या कर देगा, वो बंद कर देगा, बंद हो जाना। तो यही क्या कहलाता है, लार टपकाना बंद कर देगा। तो क्योंकि हमने मूल उद्दीपन को ही हटा दिया था इसीलिए वह विलोपन की स्थिति आती है, ठीक है। जैसे जब लगातार घंटी को उपस्थित किया जाता है और लार टपकाना बंद हो जाना क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और नोट में याद रखिएगा, यह नियम जो है उद्दीपक सामान्यीकरण पर बल या फिर जोर देता है, ठीक है। आई होप कि ये सारा चीज मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको इन स्थितियों को ध्यान में रखेंगे तो ये जो पॉलाव जी का नियम है ये कभी नहीं भूलोगे। पहला, प्रयोग की स्थिति में पहले क्या किया था कि पहले भोजन मूल उद्दीपक जैसे आता है वैसे जो है ये लार टपकाना चालू कर देता है। कुत्ता जब भोजन देखेगा पास में या हड्डी देखेगा तो उसका लार टपकाना स्वाभाविक है, ठीक है। ये हमारे प्रयोग के पूर्व की स्थिति है। अब जैसे हमने प्रयोग किया तो प्रयोग हमने किया मतलब प्रयोग जैसे किया पॉलाव जी ने, तो इसमें क्या किया कि कृत्रिम उद्दीपक का भी सहायता लेता है ना। घंटी बजाता है, इसके बाद उसके सामने भोजन रखता है, तो फिर जैसे घंटी बजेगा भोजन देगा और लार टपकाना इसका स्वाभाविक हो जाएगा। अंतिम में क्या होगा कि केवल घंटी बजेगा, भोजन को हटा दिया और लार टपकाना ये प्रतिक्रिया मतलब कुत्ते के द्वारा देगा। तो कुत्ता क्या है कि संबंध अनुबंधित प्रतिक्रिया देता है, मतलब घंटी को संबंध जोड़ देता है और उसके घंटी को जैसे सुनेगा उसके प्रति क्या है कि अनुक्रिया देना चालू कर देता है, प्रतिक्रिया देना चालू कर देता है, ठीक है। तो कई बार ऐसे बार बार दोहराएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि घंटी जब बचेगा और लार का टपकना बंद हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे हम, विलोपन कहेंगे, है ना। और यह नियम जो है उद्दीपन सामान्यीकरण पर ज्यादा बल देता है। आपको ध्यान में रखना है चीजें, ठीक है। आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया हूँ। इसका मैंने इस सीरीज के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो इसमें और भी अच्छे से मैंने बताया हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर वो कठिन लगे तो इसको आप समझ लेंगे तो इससे बाहर ज्यादा इस नियम में इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। आगे देखेंगे अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कारक हो सकता है। तो ध्यान में रखना है हमें प्रेरक का अभाव, ठीक है। अगला देखेंगे दो उत्तेजकों का संबंध, तीसरा है उत्तेजकों का पुनरावृत्ति, अगला है नियमित वातावरण और चौथा है मानसिक स्वास्थ्य। ये सारा चीज क्या है कि अनुकूलित अनुक्रिया को जो है प्रभावित करने के जो मेन कारक हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसी में। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जो है शिक्षा में किस तरीके से उपयोगिता है इसकी, इसको समझते हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनता है उपयोगिता से। तो यहाँ पर देखेंगे भाषात्मक विकास में सहायक होता है, ये आदतों का निर्माण करने में उपयोगी होता है और बालकों में संवेगात्मक अहिंसता का उपचार करने या फिर भय को दूर करने में इसका उपयोग होता है और समूह निर्माण में भी इसका उपयोग होगा और अभिवृत्ति का विकास करने में इसका उपयोग होगा और सामाजिकरण का विकास करने में भी इसका उपयोग होता है। और यह सिद्धांत शिक्षण में श्राव्य दृश्य सहायक सामग्रियों के प्रयोग पर भी बल देता है, ठीक है दोस्तों।
तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी था, है ना। फिर हम नए जो अधिगम के सिद्धांत है उसमें हम अगला पॉइंट को देखेंगे, है ना। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। पहले हमने देखा था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, आज हमने देखा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत को देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसका और जो है 2 टॉपिक इसमें और बचा हुआ उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलता है तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।